हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 11133 करके एक टॉपिक है आपका। सब्जेक्ट कोड आपने देख ही लिया होगा, भारत का इतिहास। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एग्जाम के, जो कि 26 दिसंबर को है, 2024 वाला। और अगर इसके बाद भी आप कभी भी देख रहे हो तो ये वीडियो हमेशा के लिए ये परफेक्ट होने वाली है, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी साल में आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, मैंने वही लिए हैं। उससे पहले आप अपने एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो, ये आंसर्स भी मैं लिखवाया हूँ यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और इतिहास, सामान्य, BA वगैरह जो है आपकी, जो भी आप स्ट्रीम करते हो। 100 मार्क्स, 3 घंटे, 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि जो दिए हुए हैं इसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये कर लिया, ये कर लिया, 2 यहाँ से कर लिए, और जो 2 है वो सेकंड वाले खंड से, या 3। देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है ना। अब वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कर लो सेकंड वाले में से, या फर्स्ट वाले में से कोई सा कर लो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके चॉइस पे कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, 4 से 5 पेज लिखने हैं आपको आंसर्स, एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 पेज आपको भरने होते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, इतने में आपका हो जाता है। अब आप बात करते हैं डायरेक्ट आंसर्स की। तो क्वेश्चन क्या है कि वही दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा कैजुअल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल कहेंगे। काफी मुश्किल सा लगता है ना पूछने में कि केंद्र प्रशासन का मतलब क्या होता है। अब अब अभी आप नॉर्मली देखो, फिलहाल में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी को हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो केंद्र जिस तरीके से काम करती है उसको हम केंद्र प्रशासन कहते हैं। जब ये राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय पूरा जो भी कंट्रोल था वो केंद्र के हाथों में हुआ करता। ठीक है, तो केंद्र एक तरीके से मेन था। उसके बाद फिर वो नीचे सप्लाई होती थी, यानी कि प्रांतों में। उसके बाद फिर ये जो स्थानीय निकाय हैं, उस समय भी थे वो सब चीजें, लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन अब जो है वो अब चीजें बदल गई हैं, तो अब पंचायत वगैरह भी जो आपको देखने को मिलती है, उनके पास भी पावर्स हैं, वो भी चुंगी वसूली करना, टैक्स वसूली कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना काम चला सके। पहला नहीं था ऐसा, पहले राजा जो है वो ही दिया करता था उनको पैसा अपनी मर्जी से, जिसको उसको मन कर रहा देने का तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये जो दिल्ली था, दिल्ली के सुल्तान वगैरह जो जितने भी हुए हैं, बेसिकली प्रशासनिक व्यवस्था पूछ रहा है कि कैसी थी, केंद्र में कैसे कैसे काम करते थे वो लोग। तो यहाँ पे वही बताना है आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक छोटा सा कि भाई दिल्ली का प्रशासन एक जटिल प्रणाली थी। ठीक है, काफी मुश्किल तरीके से काम करते थे वो। यानी कि पहले सुल्तान था। सुल्तान आपको पता है, किंग जो होते हैं वो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है। और सैन्य अभियानों में वगैरह जो है वो जाते हैं, वो अपनी जो भी सेना होती है जितनी भी, उनका लीडरशिप करते हैं। ठीक है, उनको बताते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, इतनी बटालियन होनी चाहिए, एक यहाँ से अटैक करेगा, एक वहां से अटैक करेगा, इस तरीके से मतलब लड़ाई करने का तरीका जो है राजा उनको बताया करता होगा। उसके बाद मंत्री परिषद जो है उनकी होती थी। सुल्तान के बाद जो है ये सेकंड नंबर पे आते थे फैसले लेने में। ठीक है, मंत्री परिषद। अभी का क्या है, अभी की जो मंत्री परिषद है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर उनका एक मत हो गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हमें हटाना है, कोई दूसरा बनाना है, तो वो हो सकता है। लेकिन राजा के बारे में, राजा को आप हटा नहीं सकते, वो बन गया तो वो राजा रहेगा। मंत्री परिषद चेंज हो सकती थी उस समय, ठीक है, लेकिन राजा चेंज नहीं होगा। लेकिन आज क्या होता है, आप राजा को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मंत्री परिषद के पास पावर्स है। ठीक है, तो ये आपका आपको याद रखना है। उसके अलावा प्रत्येक विभाग होते थे यहाँ पे, यानी कि हर एक विभाग के लिए अलग अलग तरह तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, विभागों की अगर हम बात करें तो दीवाने, अ, दीवाने विजारत करके एक जो है पद था, पद आप इसको क्या कहेंगे कि पद है, पोस्ट। ठीक है, इसका क्या है, टैक्स वसूली करना इसका काम हुआ करता था मेनली। ठीक है, वित्त लेना, टैक्स वसूली करना, खर्च करना, उसका काम इनके पास होता था। ठीक है, दीवाने विजारत करके एक पोस्ट बनानी गई थी। उसके अलावा दीवाने आरीज करके एक पद था। इसमें क्या है, सैन्य मामले जो है वो देखना, भर्ती करना, मतलब भर्ती जैसे करते हैं, और उनकी ट्रेनिंग कराना सेनाओं की, तो वो सब काम दीवाने आरीज करते थे। और दीवाने ईशा, इसमें क्या है, शाही जो भी काम है, ठीक है, जो भी शाही आदेश वगैरह होते हैं, कि भाई मैं राजा हूं तो मैंने बोला कि ये होना चाहिए, पूरे राज्य को जो है सजा दो, तो वो क्या करेंगे, ये जो लोग हैं दीवाने ईशा,
तो ये पूरे राज्य को सजाएंगे, जो भी मेरा पूरा जितने भी राज्य है उसमें अच्छी चीजें लगा देंगे, फूल पौधे लगाएंगे, बढ़िया से सजाएंगे उसको। तो वो जो है अलग अलग पद जो है बना दिए गए थे। ये कैसे थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करते थे कि आप व्यक्ति कैसे हो, ठीक है, आपके अंदर काम कितनी एबिलिटीज है, कितनी स्किल्स है, उसके आधार पे जो है आप राजा के कितने करीब हो, उसके आधार पे ये काम आपको मिलते होंगे। ठीक है, मंत्री का पद मिलना, ये सब चीजें जो है वो राजा के ऊपर डिपेंड था। लेकिन आज राजा कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, एकता प्रणाली थोड़ा आज को पता है आपको, जब भी पढ़ते हो आप तो थोड़ा सा जो मैच किया करो चीज़ों को कि आज कैसा है, पहले कैसा था। ठीक है, तो ताकि आपको क्लियरिटी रहे, बेशक आप लिखो मत एग्जाम में ये सब चीज़ें, पर आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्या क्या हुआ करता था, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, पॉइंट्स बना पाओगे। इन पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम में यूज़ करना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट का मेरा मतलब है कि आपको इनको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आप डायग्राम भी बना सकते हो मेरी तरह, और उसके डायग्राम बनाने के बाद भी आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा ही मिल सकते हैं, कम तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। एक एकता प्रणाली थी मुगल साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत के अंदर। एकता प्रणाली में आपको पता है कि भाई राजस्व जो भी है, जो भूमि कर है वगैरह वगैरह, उसको इकट्ठा करते थे। उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को जो है पद दिया जाता था कि भाई आपको ये वाला काम आपको करना है। ठीक है, इस वाले एरिया में आप लोग जो है टैक्स वसूली करोगे, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है आप उसको संभालोगे। ठीक है, इस तरीके से। और केंद्रीकृत प्रशासन जो है, इसमें आपको सत्ता सुल्तान मंत्री के हाथों में होती थी, यानी कि दो व्यक्ति है, पहले तो सुल्तान सबसे ऊपर तो है ही। उसके बाद अगर सुल्तान का मन नहीं है, मन मतलब वो अपसेट है पारिवारिक व्यवस्था में, या बिजी है किसी भी तरीके से, तो मंत्री जो है उसको संभालता है। ठीक है, तो ये केंद्र प्रशासन जो है इन दोनों पे डिपेंड था, सुल्तान पे और मंत्रियों पे। उसके बाद बात करें इनकी चुनौतियों की कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कि तो भाई विशाल क्षेत्र था, यानी कि मुगल के पास ना, ये जो मुगल्स थे इनके पास बहुत बड़े एरिया थे, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था इनके लिए उन चीज़ों पे। और विभिन्न समुदायों का जो है मांगे उठे करती थी बारी बारी से, कि भाई कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो उनको दबाना विद्रोह को बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके अलावा शक्तिशाली सरदारों से निपटाना, एंड सरदार मतलब जो जमींदार होते थे उनको सरदार यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आपको याद रखना है चीजों को, सरदार कौन होता है? जमींदार। ठीक है, एक तरीके से जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी उसको हम यहाँ पे सरदार कह रहे हैं, आम भाषा में सरदार, यानी कि जमींदार। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सॉरी। मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों पर एक लेख लिखिए, यानी कि जितने भी मुगल के समय में जितने भी इतिहासकार आए इनके दरबार में, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि जिससे हमें इनके बारे में, एक इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको जानने मिलता है, इनकी जो कला है, हस्तकला है, वास्तुकला है, और जो आर्ट्स वगैरह है, और भी जो चीजें हैं वो हमें जानने को मिलती है। आज आप जो पढ़ पाते हो ये सब चीजें, हिस्ट्री पढ़ते हो आप, तो ये कैसे पढ़ते हो? क्योंकि ये जो इतिहासकार आए थे ना, इन लोगों ने हमें बताया कि भाई ये इनके शासनकाल में ये चीजें हुई होंगी। ठीक है, और हमें मौर्य काल के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि भाई चाणक्य ने उनके बारे में लिखा, है ना। चाणक्य ने अपनी किताबें भी लिखी और उन व्यवस्थाओं के बारे में भी लिखा जो उन्होंने वहां पे यूज की। ठीक है, मौर्य काल में। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? इतिहासकारों की वजह से। तो ये चाणक्य जो है इतिहासकार भी है, अर्थशास्त्री भी है, यानी क्या क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्री भी, राजनीतिज्ञ भी, यानी उनको बहुत ज्यादा दर्जे जो है हम यहाँ पे इंडिया में इनको मिलते हैं, जो कि मिलने भी चाहिए। वो सच में हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मुख्य इतिहासकारों में अबुल फजल का नाम सबसे पहले आता है। इन ये जो है अकबरनामा नामक एक बुक लिखी है उन्हें। इसमें समुदाय, विजय, सांस्कृतिक संग्रहता का विस्तार लिखते हैं। बेसिकली जो ग्रुप्स है, सामाजिक ग्रुप है, और जो विजय है, ठीक है, जैसे कि जो राजा है अकबर, तो अकबर के समय ये आए होंगे, इसलिए इन्होंने अकबरनामा लिखी। तो अकबर की विजय जो थी, जो उन्होंने कि किस किस स्टेट पर उन्होंने आक्रमण करके उसको जीत लिया, उनके बारे में। और सांस्कृतिक जो संग्रहण है उसके बारे में जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है अपनी किताब के अंदर। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स के बारे में, विजयों के बारे में, उनकी सांस्कृतिक संग्रहों के बारे में, क्या क्या उन्होंने अपने साथ संजो के रखा है, यानी कि किसकी संस्कृति को वो प्रचार करते थे या उनको फॉलो करते थे। इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा लगाना नहीं होता है हिस्ट्री में ना, ज़्यादा एक्यूरेट कोई नहीं होता है। और सेकंड हम बात करते हैं नीचे नीचे वाले में बात करते हैं कि भाई अब्दुल
अ, हमीद लाहौरी करके एक व्यक्ति है। ये शाहजहाँ के इतिहासकार थे, इनके दरबार में आए थे बेसिकली। इनका पुस्तक का नाम था पथशनामा करके, है ना। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है, पर आप एक बार जो है अपनी बुक में भी देख लेना। इसमें क्या है, पुस्तक वस्तुकला और जो प्रशासनिक सुधार पर जो है इन्होंने लेख लिखे हैं, यानी कि जो प्रशासन है इनका, प्रशासन मतलब जो व्यवस्था है कि भाई कौन मंत्री बनेगा, कौन राजा बनेगा, कैसे बनेगा, क्या काम होगा, वो वाला जो व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं ख्वाजा बंदी नामा की, सॉरी बंदा नवाब, ख्वाजा बंदा नवाब। औरंगजेब के समय में ये आए थे और विजय अभियान पर जो है उन्होंने बात की है। ठीक है, अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसमें विजय अभियान जितने भी थे औरंगजेब के, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे व्याख्यान किया है। उसके बाद बादशाहनामा लिखी गई है, ये शाहजहाँ के समय में आई थी। इसमें क्या है, घटनाओं के बारे में, जो उस समय की घटनाएं थी उस वो हमें जानने को मिलती है। राजनीतिक जो साम्राज्य है उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में नॉलेज मिल पाती है। इसमें एक और नामा भी है। ठीक है, इन पुस्तकों के अंदर, इस मतलब इस व्यक्ति के अंदर, इन इतिहासकारों के अंदर नामा नाम के, ये अकबर के शासनकाल के समय में आए थे। ये प्रमुख जो पुस्तकें हैं इसमें क्या है, घटनाएं के बारे में बताते हैं आपको, समुदाय, धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक नीतियों के बारे में, यहाँ पे चीजों को आपको जानने को मिलता है इनके बारे में। ठीक है, तो ये आपको जो क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, और इसको पढ़ लेना एक बार अपनी, दोबारा से एक बार और। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो और देख लेना, और फिर आप इसको खुद पढ़ना। ठीक है, इनके पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आपके एग्जाम 26 तारीख को है, मैंने वीडियो अब भी डाल दूंगा इसको, यानी कि 24-25 में आपको वीडियो मिल जाएगी ये, जल्दी ही। और आप इसको देख लेना, मॉर्निंग में आपको एग्जाम में शायद, है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए। तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और जो पश्चिम भाग है उस समय उस साइड में जो है कैसे राजपूतों ने अपना शासनकाल मतलब मजबूत किया, राजपूत। ठीक है, राजपूत पूछ रहा है। तो कारण क्या थे भाई कि उनका उदय हो गया। सबसे पहला कारण था केंद्र शक्ति का श्रेय होना, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स थी। मैंने आपको बताया ना, किसी भी समाज में, किसी भी मतलब समाज कह रहा हूँ, किसी भी काल में जो राजा रहे होंगे, तो वो उसमें से कोई एक ही होगा, एक या दो जो होते हैं ना, वो राजा सबसे बेस्ट होते हैं उस शासन काल के। ठीक है, और उन राजाओं के मरने के बाद वो जो व्यवस्था होती है, उनके जो राजतंत्र होता है, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू होता है, यानी कि गिर जाता है वो पूरी तरीके से। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो जो छोटे मोटे जो लोग भी होते हैं, डाकू वगैरह जो होते थे उस समय में, वो भी उन पे अटैक करके उनकी जो राज सत्ता है उसको हासिल कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर राजा ही कमजोर हो गया होगा तो सेना कैसे काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे जो है जो केंद्र शक्तियां थी वो कमजोर हो जा रही थी, जिसकी वजह से क्या था, वेतन का दबाव बढ़ना, ठीक है, खर्चा बढ़ गया राजाओं का। तो इससे जो है उनकी शक्ति कम हो गई, सेना कम हो गई। तो कोई भी छोटी मोटी जो क्षेत्र पावर्स है, जैसे कि कोई दल उभरा, ठीक है, किसी क्षेत्र में, तो वो पावरफुल हो जाएगा, उनके ऊपर हावी हो जाएगा, अटैक करेगा और सारा राज सत्ता जो है अपने हाथों में ले लेंगे। तो ये नॉर्मल था उनके लिए, बहुत ही आसान करने वाली चीज थी। ठीक है, सेकंड चीज, सैन्य अधिकारी, यानी कि जो राजपूत थे, बताते हैं इनका कि इनके जो बेसिकली जो घुड़सवार थे ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनका मतलब दूर से ही लोग लोहा मानते थे कि घुड़सवार बहुत मजबूत होते हैं, इनके बहुत पावरफुल थे। और स्थानीय लोगों का जो है इनको समर्थन भी था, लोगों से जुड़े हुए भी थे बहुत ही करीबी से, तो इसलिए लोगों का जो है सपोर्ट भी इनको काफी अच्छा मिला। ठीक है, लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी राजा राजा नहीं बन सकता, ये भी एक चीज है। उसके अलावा किलाबंदी और प्रमुख जो स्थान थे वो, या ये क्या है, ये जो राजपूत थे ये हमेशा अपना जो किला था वो पहाड़ियों के ऊपर बनाया करते थे। आपने जितने भी राजपूत देखे होंगे, जितने भी राजपूत राजा थे, वो सभी पहाड़ियों के ऊपर अपना जो है किला बनाया करते थे, ताकि दूर से ही जो जो आक्रमणकारी है, जो इनके विरोधी है, जो इनको मारने के लिए आए हैं, लड़ाई करने के लिए आए हैं, वो दिख ले उनको आराम से, है ना, ऊपर से ही। और ऊपर से ही उनको जो है खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तीर चला के या कोई भी जो भी उनके पास हथियार होंगे उससे वो आसानी से उनको मार सकते हैं। क्योंकि वो ऊपर इतना ऊंचाई पे है, तो वो ऊपर चढ़ने में उनको टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी सेना को उतने में वो
ऊपर खड़े होके उन सबको मार देंगे। तो काफ़ी आसान हो जाता होगा उनके लिए, इसलिए मतलब टेक्निक होती है लड़ने की भाई सबकी। कला और संस्कृति का संरक्षण और ये भी बताते हैं इनकी खासियत राजपूतों की कि उन्हें कला और संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा संजो के रखा। मतलब इनकी बहुत रुचि थी कला संस्कृति में, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रमुख राजवंश क्या है, जो राजपूत थे उसमें एक गुर्जर प्रतिहार थे, चौहान्स थे, और परमार थे, चंदेल थे, ठीक है। ये मुख्य जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी आप एक दो और लिख सकते हो जो आपको याद आए एट अ टाइम, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको जरूर ऐड करने हैं ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले और उसे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका मनसब व्यवस्था। ये पूछता है, पूछ ले तो क्या पता आपको क्वेश्चन में पूछ ले 20 मार्क्स में भी। ये अभी 10 मार्क्स में आया था, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया है। बाकी मैंने ये 20 मार्क्स के कोई मतलब ध्यान में रखते हुए इसके आंसर लिखे हैं। तो मनसब व्यवस्था क्या है, एक अकबर द्वारा लागू की गई है, 16वीं सदी में आई थी, और एक व्यापक व्यवस्था है, यानी कि बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई मुगल प्रशासन और सैन्य बलों को कुशलतापूर्वक संगठित करना, ठीक है। तो जितनी भी सैन्य व्यवस्था है उनको एक तरीके से एक व्यवस्था में लेके आना और उनको मजबूत करना। बेसिकली अगर व्यवस्था जो सेना है वो एक साथ मिलकर लड़ाई करती है तो आसानी से हम जीत सकते हैं कोई भी युद्ध, है ना, आसान रहता है। इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें तो पद को जो है यहाँ पे दिखाता है ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ना, मनसब ही ना, मनसब, हाँ, मनसब व्यवस्था जो है ये पद को दिखाती है, यानी कि पोस्ट को दिखाएगी आपकी। जैसे कि यहाँ पे एक जाट और एक सवार हुआ करते थे, यानी कि जाट मतलब अधिकारी और सवार मतलब घुड़सवार जो होते हैं उनको बोलते हैं। और पदनामा, पदानुक्रम होता है इसमें, यानी कि भर्ती होती है तुर्क, अफगान, फारसी, भारतीयों की इसमें यहाँ भर्ती की जाती थी। और प्रदर्शन करने के आधार पे इनको जो है पद मिलते थे यहाँ पे, ठीक है। प्रदर्शन जैसा करेंगे जिस हिसाब से ये लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, अपनी महानता दिखाएंगे, उस हिसाब से इनको जो है पद मिलेगा। प्रभाव क्या है, केंद्रीकृत प्रशासन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मजबूत सैन्य व्यवस्था मिल जाती है, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे हो जाती है और चुनौती यहाँ पे बढ़ जाती है। अब देखो कंपटीशन बढ़ता है ना ऐसी जगहों में, जब आपको ये पता होता है कि क्या पता मैं भी जो है बड़ा अधिकारी बन जाऊं किसी भी जॉब के अंदर, तो आप पूरी कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे, कंपटीशन करोगे कि वो आपको मिल जाए, तो चुनौतियां जो है बढ़ जाती हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका मुगल भू राजस्व प्रणाली। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, 20 मार्क्स में आपका आता है। तो भू राजस्व प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। मुगल भू राजस्व प्रणाली एक जटिल और विकसित प्रणाली थी जिसमें साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इतना सा इंट्रो हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मेन चीजों की, जैसे कि विशेषताएं हैं कि भाई भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन, यानी कि जो भी चीज थी, इनकी जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, यानी कि जो टैक्स वसूली करते थे। तो भूमि को पूरा एक तरीके से सर्वे करेंगे कि कितनी बड़ी भूमि है, उसी हिसाब से जो है टैक्स लेंगे ये, ठीक है। अभी भी इतना नहीं होता है, गवर्नमेंट इतना भी ध्यान देती है अभी, लेकिन ये लोग पहले बहुत ध्यान जो है इनका था कि भाई टैक्स वसूली करेंगे तो ध्यान से करेंगे, जितना व्यक्ति के पास लैंड है उसी हिसाब से वसूली जो है वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा राजस्व प्रणालियों की विभिन्नता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कृषि की प्रकृति अलग होती है तो उसके हिसाब से आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। और स्थानीय रीति रिवाज, प्रशासनिक प्रथा के आधार पर राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। तो लोगों का धर्म के आधार पे भी, तो जैसे कि मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको कम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, हिंदू है तो ज़्यादा भरेगा, ठीक है। ऐसे मतलब वहाँ पे जो है चीज़ें की जाती थी। हम नगद वस्तु और जो भी चीजें होती थी वो नगद में खरीदी जाती थी, ठीक है। वस्तु जो थी वहां पे नगद था, सिक्के चलते होंगे, तो उस हिसाब से चीजों को सेल करना और परचेज करना होता था। और राजस्व बंटवारा जो है यहाँ पे क्या है हाँ वही मतलब, जैसे कि आपको पता है अभी हम टैक्स भरते हैं तो वो जो टैक्स होता है वो सिर्फ किसी एक के पास नहीं जाएगा,
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो स्टेट के पास भी जाएगा और वो पंचायत के पास भी जाएगा, ठीक है। तो वो जो है, ऐसे ही उनके समय में भी हुआ करता था कि जो टैक्स जो हम पे कर रहे हैं सरकार को, वो बारी बारी से सबके पास जा रहा है, ठीक है। कि कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ परसेंट पंचायत जो निकाय होते हैं उनके पास भी रहेगा, ठीक है। और जो इसका विकास की बात करें तो शेरशाह सूरी ने किया, ठीक है, अकबर ने किया, और परवर्ती मुगल यानी कि उसके बाद, यानी कि पास्ट ऑफ मुगल, उसके बाद जो है खराब हो गया, खत्म हो गया, इसका कहने का मतलब ये है। तो कुछ जैसे चेंजेस की बात करते हैं राजस्व व्यवस्था में, तो शेरशाह सूरी ने किया था पहली बार में, उसके बाद सेकंड बार में अकबर ने कुछ बदलाव किए थे, ठीक है। और फिर बाद में जो है मुगल का डिक्लाइन शुरू हो ही गया था, आपको पता ही है। डिक्लाइन का मतलब होता है उनका खात्मा एक तरीके से, ठीक है। कभी भी कोई भी राजवंश एकदम से खत्म नहीं होता है, टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही था। हाँ, वो बातें लगे कि लड़ाई करके हार गए हो, लेकिन मुगल्स कभी भी लड़ाई करके नहीं हारे थे उस समय के राजाओं से। वो हमेशा जीते ही थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल सेना थी उनकी, और राजनीतिक व्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत मजबूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पुस्तकल वास्तुकला की मुख्य विशेषता। मेरे जो सवाल मैंने जो कराए हैं आपको, इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने के मेरे चांसेस मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको 2 2 बार देख लेना चाहिए वीडियो को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो, गारंटी तो नहीं ले सकता मैं कि हाँ यही आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये है कि आते हैं मेरे क्वेश्चन में जो मैं कराता हूँ, ठीक है। ये वाली जो सीरीज मेरी चलती है, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन फंसते हैं। मुगल वास्तुकला की बात करें तो इसमें क्या है, मुख्य है कि आप लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करना, है ना, वाइट मार्बल का यूज करना, और बागों का जो है महत्व था यहाँ पे। बाग जो होते हैं काफी चित्रों का निर्माण कराते थे ये, जैसे कि दीवारों पे चित्रों का निर्माण करना, ठीक है। और जालियां जो होती हैं, जो जालियां बनाई जाती है ना, जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके की जाली जो है ये बनाया करते थे। और इस तरीके से फूल के डिजाइन जो है आपको दीवारों पे मिलते हैं, धनुष के डिजाइन दीवारों पे मिलते हैं। और नकलीदार काम जो है यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें क्या है, जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर उससे बेसिकली उसको काट के वहां पे वो बनाए जाते हैं निशान, ठीक है। नकलीदार एक तरीके से डिजाइन होता है जो पत्थरों पे बनाया जाता है। तो ये आपका है, मतलब इसमें काफी, मैंने आपको मुगल के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि ये समय मुगल का ज्यादा था, राजपूत और मुगल। और मराठास भी थे, वो क्वेश्चन में कभी मुझे मिलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इतनी ही थी, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपकी कमेंट है, फीडबैक है, अच्छी लगी बुरी लगी, मुझे बताना जरूर कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।